अब जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है अब्राहम एच मैस्लो साहब। उनका जन्म 1908 में हुआ और मृत्यु 1970 में हो गया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मैस्लो साहब मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत के लिए विशेषतः जाने जाते हैं। इस सिद्धांत को उन्होंने कुशल व्यक्तियों के अपने प्रेक्षण के आधार पर विकसित किया। मैस्लो साहब ने मनुष्य को सभी अन्य प्राणियों से भिन्न एक मानव के रूप में देखा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नए आंदोलन की शुरुआत की। मनोविश्लेषणवाद, फ्राइड और व्यवहारवाद को अस्वीकार कर मानवतावाद, अस्तित्ववाद पर बल देते हुए इस तृतीय आंदोलन के अगुआ बने। जिस व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया वह स्वस्थ मानव का व्यक्तित्व है। मैस्लो साहब ने अपने मानवतावादी मनोविज्ञान में उन्होंने प्रेम, सृजनशीलता, स्व-विकास, आत्म साक्षात्कार, स्वस्फुरना, कीड़ा, हाथ परिहास, स्नेह, भावप्रवणता, स्वाभाविकता, साहस, तटस्थता, उत्तरदायित्व, न्याय, स्वदेशता और भावातीत अनुभव जैसे गुणों को सम्मिलित किया है। मैस्लो साहब का मनुष्य न तो फ्राइड के मनुष्य की तरह अचेतन मस्तिष्क की ग्रंथियों से जकड़ा होने के कारण असहाय है और उसके व्यवहार की प्रमुख उत्प्रेरक शक्ति कामवृत्ति है, और न ही उसका व्यवहार मात्र वातावरण से प्राप्त उत्तेजकों की प्रतिक्रिया है, जैसा कि व्यवहारवादी मानते हैं। मैस्लो साहब के मनुष्य में वे अनूठी विशेषताएं हैं, वे निराले गुण हैं जिनके कारण वह अपना व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से विकसित करता हुआ आत्मासीता की स्थिति तक पहुंच सकता है। मैस्लो साहब के मानवतावादी मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख देन यह है कि उन्होंने मानव के श्रेष्ठ पक्ष को अपेक्षित महत्व दिया है। उन्होंने मानव के सुंदरतम रूप के अध्ययन पर बल दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने विकलांग मनोविज्ञान से उदाहरण देने वालों का प्रहार किया और कहा कि बीमार का अध्ययन करके स्वस्थ मानव के बारे में सामान्यीकरण करना अनुचित है। विचार शून्य व्यक्ति का अध्ययन करके हम सृजनशीलता के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। मानसिक रूप से विकलांग पर शोध करके मानव की सर्वोत्कृष्ट मानसिक क्षमताओं का पता नहीं लगाया जा सकता, और अविकसित लोगों के अध्ययन से हम परिपक्वता के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं, पहला हो गया टुवर्ड्स ए साइकोलॉजी ऑफ लिविंग, दूसरा हो गया मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, तीसरा हो गया टुवर्ड्स ए साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं अब्राहम एच मैस्लो साहब का, और उनकी कृति का उल्लेख किया गया है जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी। अब जो हम अगले समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है मार्शल मॉस साहब। मार्शल मॉस साहब का जन्म 1872 में और उनकी मृत्यु 1950 में हो गया। फ्रांसीसी विचारकों की लगभग 2 पीढ़ियों बेतेली, डुमजिल, लेवी-स्ट्रॉस, बौड्रिलार्ड, दरिदा और फूको आदि को गिफ्ट, उपहार और विनिमय की प्रकृति संबंधी अपने विचारों से प्रभावित करने वाले प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खाइम के भतीजे मार्शल मॉस ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में अपनी विशिष्ट छाप अंकित की है। लेवी-स्ट्रॉस साहब के संरचनावादी विचार, बौर्दू एवं फूको के देह की तकनीकों संबंधी धारणा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मॉस के विचारों से अनुप्राणित है। मार्शल मॉस साहब दुर्खाइम के भतीजे के साथ साथ उनके शिष्य भी थे। उनका मूल रूप में प्रशिक्षण दर्शन शास्त्र में हुआ था। उनकी समस्त शिक्षा पेरिस और बोर्डुइक्स विद्यालयों में हुई। दुर्भाग्यवश अपना समस्त लेखन जीवन एक शोधकर्ता के रूप में बिताने के उपरांत भी वे शोध उपाधि प्राप्त नहीं कर पाए। अपने
चाचा एमिल दुर्खाइम और अनेक प्रतिष्ठित सहयोगी समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों और इतिहासकारों के संसर्ग और संपर्क में रहकर उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका एने सोशियोलॉजिक फ्रेंच भाषा में शुरुआत की। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक मानवशास्त्र से संबंधित मूलभूत विचारों की खोजबीन की। मार्शल मास की प्रमुख पुस्तक प्रमुख अभिरुचि प्रतिशास्त्रीय विषयों में रही है। उन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत विशेष विभागों के संगठन और समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध को स्पष्ट किया है। इन दोनों विज्ञानों के संबंध के बारे में मार्शल मॉस साहब ने एक स्थान पर लिखा है कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से कोई नाता नहीं है। समाजशास्त्र जितना मनोविज्ञान से लेता है, उससे कहीं अधिक उसे देता है। मार्शल मॉस की प्रमुख देन जनजातीय गवेषणाओं और प्रजातिक विषयों में ही अधिक रही है, जिनके द्वारा उन्होंने कई सामाजिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है। इसलिए मार्शल मॉस साहब का सर्वाधिक प्रभाव समाजशास्त्र की अपेक्षा सामाजिक मानवशास्त्र पर पड़ा है। उन्होंने मुख्यतः एस्किमो लोगों के जनजीवन का अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों का प्रयोग दुर्खाइम साहब ने अपने धर्म एवं मूल संबंधी विवेचन में किया है। अपनी पुस्तक द गिफ्ट में मॉस ने उपहार संबंधों की प्रकृति का गूढ़ विश्लेषण किया है और इसके द्वारा उन्होंने पारस्परिकता के संबंधों को उजागर किया, जिन्हें प्रकार्यात्मक या संरचनात्मक मानवशास्त्र दोनों से कोई चुनौती नहीं मिली। मार्शल मॉस साहब ने कहा है कि उपहारों का लेना देना व्यापक रूप में एक अनिवार्य और पारस्परिक क्रिया है। इसमें लेना देना और लौटाने के 3 दायित्व सम्मिलित होते हैं। इसके उदाहरण मार्शल मॉस साहब ने मेलिनोव्स्की द्वारा अध्ययन किए गए ट्रोवियांड द्वीपवासियों में प्रचलित तुला प्रथा और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर निवास करने वाली क्वाइक्युटल जनजाति की पोर्टलेज प्रथा और न्यूजीलैंड की हाउ प्रथा से दिया है। मार्शल मॉस साहब कहते हैं कि उपहार सामाजिक जीवन का मूल आधार है। व्यवहार के ये तरीके काफी परिष्कृत और भिन्न प्रकार के होते हैं। उपहार कभी भी वस्तुओं का विनिमय मात्र नहीं होता, इसमें सम्मान और समय के विशिष्ट प्रयोग का भाव निहित होता है। यह एक ऐसा तरीका है जो जीवन के सभी पक्षों को छूता है। यह व्यक्तियों स्त्रियों के परिसंचालन, विवाह के रूप में आने जाने के साथ साथ वस्तुओं के परिभ्रमण को इंगित करने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रकार के विनिमय को विवाह, त्योहारों, सांस्कृतिक कर्मकांडों, सैनिकों सेवाओं, पर्वों, भोजों, मेलों और इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर देखा जा सकता है। उपहार की वस्तु कोई निर्जीव या मृत वस्तु नहीं होती, अपितु इसमें एक आत्मा, एक आध्यात्मिकता भी होती है। उपहार की विनिमय व्यवस्था में केवल भौतिक वस्तुओं का विनिमय ही होता हो, यह बात सही नहीं है। मार्शल मॉस साहब ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि सेवाओं, यौन संबंधों, त्योहारों, नृत्यों आदि के अलावा लगभग हर वस्तु का विनिमय होता देखा गया है। कोई भी व्यक्ति अथवा समूह जो उपहार विनिमय के दायित्वों से अवरुद्ध होता है, उसे इन दायित्वों को पूरा करना आवश्यक होता, अन्यथा उसे युद्ध संघर्ष के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मार्शल मॉस साहब संग्रह करने के उद्देश्य से धन संपदा का संग्रह करना यह पूंजीवादी समाजों का एक रिवाज या विशेषता है, किंतु उपहार वाले समाजों, जनजातीय समाजों की विशेषता
संचित धन को खर्च कर देने की और सम्मान प्राप्त करने की होती है। ऐसे समाजों में प्रतिष्ठा और सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो अधिकाधिक खर्च कर सकता है, ताकि अपने बराबर के व्यक्ति को वह दायित्व के बोझ से इतना लाद दे कि वह भी उसके बराबर या उससे अधिक खर्च करके दिखाए। इस धारणा के दर्शन हमें उत्तरी अमेरिका की पोर्टलेज प्रथा में होते हैं, जहां प्रदर्शनकारी व्यक्ति खर्च करने के अलावा अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने की चेष्टा में कभी-कभी अपनी संपत्ति के कुछ भाग को नष्ट भी कर देता है। किंतु सामान्यतः उपहार के पीछे यह धारणा निहित होती है कि उपहार का प्राप्तकर्ता व्यक्ति ब्याज सहित मूल्य को लौटाए ताकि वह अपने सम्मान में वृद्धि कर सके। मार्शल मॉस साहब कहते हैं कि यह सही है कि पूंजीवादी समाज की संरचना उपहार से जुड़े समान सामाजिक दायित्वों के रूप में नहीं होती, किंतु ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि कानून और अर्थव्यवस्था की पश्चिमी आधुनिक व्यवस्थाओं का मूलतः विकास ऐसी संस्थाओं से ही हुआ है जो उपहार वाले समाजों से काफी मिलती जुलती थी। आधुनिक पूंजीवादी समाजों में सारा सोचने समझने का दृष्टिकोण अवैयक्तिक और स्वार्थपरक हो गया है, जहां उपहार में निहित सम्मान को प्राप्त करने की लड़ाई और नैतिक दायित्व का स्थान धनोपासना की धारणा ने ले लिया है। आधुनिक कानून और मुद्रा व्यवस्था ने जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रहार किया है, जिसके कारण अब विनिमय की समस्त प्रकृति औपचारिक बन गई है। मार्शल मॉस के अनुसार पश्चिमी स्वरूपात्मक आर्थिक विचारधारा द्वारा प्रणीत तार्किक आर्थिक मानव रेशनल इकोनॉमी मैन की अवधारणा के आधार पर उपहार व्यवहारों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जीवन के आर्थिक पक्ष को सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों से अलग थलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक समाज में आर्थिक संबंध मूल्यों और नैतिक प्रबंधों से अनुप्राणित होते हैं। अतः तार्किक और अतार्किक अथवा भावनात्मक और स्वहित को पृथक करना हमारी निरी भूल होगी। अपने गुरु और चाचा दुर्खैम के विचारों से सहमति जताते हुए मार्शल मॉस साहब निष्कर्षतः कहते हैं कि आर्थिक मूल्यों की जड़ें धर्म में गड़ी होती है। समाज में सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वस्तुओं के उपयोगिता मूल्यों को त्याग देता है। अतः सांस्कारिक मूल्यों की महत्ता आर्थिक मूल्यों से कहीं अधिक होती है। मार्शल मॉस साहब ने अपने अध्ययन का समाहार कुछ मुख्य बिंदुओं में किया है। सर्वप्रथम, उपहार व्यवहार अभी भी हमारे स्वयं के समाजों में विद्यमान है, किंतु इसकी मात्रा और स्वरूप दोनों में अंतर आ गया है। कुछ विशिष्ट धार्मिक कर्मकांडों, विवाहों, जन्म दिवसों, गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर उपहार दिए लिए जाते हैं। इसमें यह भाव छुपा होता है कि ऐसे ही अवसरों पर उपहार देने वाले व्यक्तियों को प्राप्त उपहारों से अधिक लौटाया जाए। क्या दान और समाज कल्याण को उपहार व्यवहार के दायरे में लिया जा सकता है? इस बारे में सहमति नहीं है, किंतु दान दक्षिणा में जो उपयोगिता का उद्देश्य होता है, उसका उपहार विनिमय में सर्वदा अभाव होता है। द्वितीय, वे समाज जिनकी सामाजिक संरचना पूर्णतः उपहार व्यवहार पर आधारित है, उनमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता जिसमें विनिमय नहीं होता हो। मानव प्राणी भी इस विनिमय व्यवस्था के हिस्से होते हैं, किंतु यह विनिमय ऐसा होता है जिसमें उपयोगिता का उद्देश्य नहीं होता। आधुनिक वैभिन्नता युक्त समाजों जहां सार्वजनिक और निजी जीवन में पृथकता होती है को छोड़कर अन्य समाजों में उपहार का अपने आप में मूल्य होता है।
देने का तात्पर्य ही अपनी उच्चता का प्रदर्शन है, क्योंकि उपहार व्यवहार जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। अतः यह सार्वजनिक सामाजिक तत्व का एक अच्छा उदाहरण है। उपहार देने, लेने और बाद में लौटाने की क्रियाओं द्वारा निर्मित त्रिकोण स्पष्ट रूप में संपूर्ण सामाजिक तत्व की धारणा को ही प्रदर्शन है। उपहार देने किसी एक अकेली क्रिया के प्रभावों और महत्ता को समझने के लिए अतः यह आवश्यक है कि संपूर्ण सामाजिक संरचना की प्रकृति को समझा जाए। जादू संबंधी अपने एक लेख में मार्शल मॉस साहब ने उपहार की प्रणाली में प्रतिष्ठा के साथ माना को भी जुड़ा हुआ माना है। मार्शल मॉस साहब के अनुसार माना कोई एक शक्ति या एक प्राणी मात्र नहीं है, अपितु यह एक क्रिया, एक गुण और एक दशा है। माना और उपहार के संरचनात्मक विश्लेषण लेवी स्ट्रॉस द्वारा कई नए प्रश्नों को जन्म दिया। उपहार विनिमय के अध्ययन के अतिरिक्त मार्शल मॉस साहब ने देह हुई तकनीकी के अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में हैबिट्स वास स्थान की एक धारणा प्रस्तुत की है। इस धारणा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमारी दैहिक क्रियाएं किसी संस्कृति और समाज विशेष के अनुरूप चालित होती है। मार्शल मॉस साहब मानते हैं कि दैहिक कौशल तकनीक सहज या नैसर्गिक नहीं है और न ही ये शारीरिक और क्रियात्मक होती है। या क्रियात्मक मात्र होती, कोई क्रिया कितनी नैसर्गिक या कौशल तकनीक का परिणाम होती है, इसे समझाने के लिए मार्शल मॉस साहब ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए बताया कि एक बच्चा जो सर्दी जुकाम से ग्रसित होता है, उसे नाक सिकाने और कफ को थूकने के लिए वास्तव में उसे सिखाना पड़ता है। प्रत्येक देह तकनीक कौशल का अपना एक स्वरूप होता है। देह की तकनीकें उपकरण रहित प्रौद्योगिकी की भांति प्रभावी होती है। किसी एक तकनीक के ढांचे के द्वारा उन अनेकानेक छोटी मोटी क्रियाओं को स्पष्ट किया जा सकता है जो प्रत्येक व्यक्ति रोजमर्रा के अपने जीवन में संपादित करता है। मिशेल फौकाल्ट साहब की स्व की तकनीकें संबंधी धारणा पर मार्शल मॉस साहब के देह की तकनीक की धारणा की स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। मार्शल मॉस साहब ने देह की तकनीक को भौतिक, रासायनिक प्रकार की तथाकथित यंत्रवंत क्रियाओं और व्यवहार की विशिष्ट श्रेणियों में स्पष्ट भेद प्रदर्शित किया है। उनमें धर्म के क्षेत्र की पारंपरिक और प्रभावोत्पादक क्रियाओं, सांकेतिक क्रियाओं, न्यायिक क्रियाओं और सामुदायिक जीवन से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। मार्शल मॉस साहब की दृष्टि में किसी भौतिक घटना मात्र को सामाजिक घटना नहीं कहा जा सकता। कुछ आधुनिक विचारकों जैसे मिशेल फूको साहब, बौद्रू अल्थुजर ने मार्शल मॉस साहब की आत्मचेतात्मक सांकेतिक क्रिया और भौतिक क्रिया के बीच किए गए भेद के प्रति शंका प्रकट की है। आस्था का निर्माण कैसे होता है, इस संबंध में पास्कल के ये विचार यहाँ उद्धृत किए जाने योग्य है कि घुटने के बल झुको, प्रार्थना के लिए अपने होठों को चलाओ और इनके द्वारा तो विश्वास प्रकट होगा। इन विचारों का अनुसरण करते हुए यह कहा गया है कि अधिकांश सांकेतिक क्रिया भी भौतिक, शारीरिक, तकनीकी से इस सीमा तक जटिल रूप में गुथी होती है कि शारीरिक तकनीक क्रिया को सांकेतिक अर्थ का पूर्ववर्ती मान लिया जाता है। मार्शल मॉस साहब ने देह की तकनीकों के बारे में निष्कर्ष लिखा है कि मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि हमारी सभी रहस्यमय दशाओं के तल में देह की तकनीकें होती है जिनका अध्ययन नहीं किया गया है।
किंतु जिनका अध्ययन काफी दक्ष रूप में चीन और भारत में बहुत पहले ही किया जा चुका है। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अवश्य जैविकीय साधन है। देह के बारे में मार्शल मौज साहब के इन विचारों पर बहुत कम विचारकों का ध्यान गया है। उनके इन विचारों को लगभग भुला सा दिया गया है। यहाँ यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि विनिमय संबंधों और विश्वास व्यवस्थाओं पर मार्शल मौज साहब के विचारों की अमिट छाप अंकित है। आधुनिक संरचनात्मक मानव शास्त्र के उद्भट विद्वान लेवी स्ट्रॉस साहब के लेखनों पर मार्शल मौज के विचारों उपहार विनिमय का गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि मार्शल मौज साहब के विचारों के अभाव में ये पारस्परिकता और वर्गीकरण संबंधी अपने विचारों को संभवतः मूर्त रूप नहीं दे पाते। मार्शल मौज साहब के विचारों पर टिप्पणी करते हुए लेवी स्ट्रॉस साहब ने कहा है कि अपने गुरु दुर्खाइम से भी अधिक मौज साहब ने यह माना है कि यद्यपि व्यक्तिगतता की और सामाजिकता में नहीं बदला जा सकता, फिर भी इसमें हमेशा सामाजिक अभिव्यक्ति के अंश विद्यमान होते हैं। अतः समाज व्यक्तियों में उतना ही है या इससे भी अधिक जितना कि समाज में व्यक्ति होता है। वास्तव में इन विचारों के साथ ही मार्शल मौज साहब ने इस अनंत विवाद को विराम दे दिया। व्यक्ति से पहले समाज है या समाज से पहले व्यक्ति। लीक से हटकर नए विचार को परिणित करने वाले मार्शल मौज साहब का अधिकांश लेखन लेखों और समीक्षाओं के रूप में हुआ है और वह भी दूसरे लोगों के साथ मिलकर किया गया है। किंतु यह दुर्भाग्य ही है कि समाजशास्त्रियों ने उनके लेखनों पर अपेक्षा से अधिक कम ही ध्यान दिया है। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला हो गया द गिफ्ट जो 1925 में आया, दूसरा हो गया जनरल थ्योरी ऑफ मैजिक जो 1972 में आया, तीसरा हो गया टेक्निक ऑफ द बॉडी जो 1973 में आया, चौथा हो गया सेक्रीफाइस इट्स नेचर एंड फंक्शन जो 1981 में आया। तो ये मार्शल मौज साहब की कृति का उल्लेख किया गया है और उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें जो बहुत महत्वपूर्ण है उनका उल्लेख किया गया है। जय समाजशास्त्र जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र जय सोशियोलॉजी। अब जो अगले समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है एल्टन मेयो साहब। एल्टन मेयो साहब का जन्म 1880 और मृत्यु 1949 में हो गया। औद्योगिक जगत में अपने सुप्रसिद्ध हॉथस्टोन अध्ययन के फलस्वरूप एल्टन मेयर साहब को आधुनिक औद्योगिक समाजशास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। इसी अध्ययन के आधार पर औद्योगिक व्यवहार और कार्मिक प्रबंध के बारे में एक नई सोच की शुरुआत हुई, जिसे आजकल मानवीय संबंध आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मेयर साहब को इस आंदोलन का जनक माना जाता है। मेयो साहब ने इस अपरिष्कृत एवं तथाकथित अनारिक परिकल्पना की आलोचना की है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए संस्थात्मक नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने इस परिकल्पना के स्थान पर समाज के अस्तित्व के लिए सहयोग को एक अंतर्निहित और आवश्यक शर्त माना है, किंतु तकनीकी परिवर्तन के साथ धीमी गति से अनुकूलन के कारण इसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। मेयो साहब के अनुसार प्रबंधन इस समस्या का समाधान कर्मचारियों में उपयुक्त सामाजिक निपुणता, दक्षता और क्षमता पैदा करके कर सकता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हॉथॉर्न स्टडीज। अब अगले समाजशास्त्री जो हैं उनका नाम है J.F. मैकलेन साहब। J.F. मैकलेन साहब का जन्म 1827 और मृत्यु 1881 में हो गया। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक सर हेनरी मेन के आदि परिवार संबंधी पितृसत्तात्मकता के विचारों से अपनी असहमति प्रकट करते हुए J.F. मैकलेन ने कहा है कि स्त्रियों के माध्यम से ही परिवार और नातेदारी का विकास हुआ है।
मैकलेन साहब उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थकों में से एक प्रमुख मानव शास्त्री थे। लुईस मॉर्गन की भांति मैकलेन साहब ने भी विवाह और परिवार के उद्गम के चरणों की अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है। उन्होंने पितृसत्तात्मकता के विकास को बहुपतित्व के और मातृवंशीयता के अगले चरण के रूप में निरूपित किया है। समूह के भीतर और बाहर विवाह करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में एक सहगामी समूह के बाहर विवाह और एंडोगामी समूह के भीतर विवाह शब्दों के गढ़ने का श्रेय मैकलेन साहब को ही जाता है। विवाह और परिवार की भांति टोटमवाद की उत्पत्ति के लिए भी मैकलेन साहब ने उद्विकासीय सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इसे आत्मावाद का अवशेष माना है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें पहला हो गया स्टडीज इन एंशिएंट हिस्ट्री। जे.एफ. मैकलेन साहब के प्रमुख कृति का उल्लेख किया गया है और उनकी एकमात्र प्रमुख पुस्तकें जो है स्टडीज इन एंशिएंट हिस्ट्री उनका उल्लेख किया गया है। जय समाजशास्त्र जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र जय सोशियोलॉजी। अब जो हम अगले समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनका नाम है जॉर्ज हर्जबर्ट मीड साहब। जॉर्ज हर्जबर्ट मीड साहब का जन्म 1863 और मृत्यु 1931 में हो गया। अमेरिका के शिकागो वैचारिक परंपरा के एक अग्रणी दार्शनिक और अर्थक्रियावादी प्रैग्मेटिज्म जॉर्ज हर्जबर्ट मीड को समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन परंपरा की आधारशिला रखने का गौरव प्राप्त है। यह परंपरा उगम उनकी मृत्यु के बाद सामाजिक अंतःक्रियावाद के नाम से जानी जाती है। मीड साहब के विचारों को बहुधा सामाजिक व्यवहारवाद के वर्ग में रखा जाता है। मीड साहब की बहुप्रसिद्ध पुस्तक मस्तिष्क, शो और समाज, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो सन 1934 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, में उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की एक नवीन समाजशास्त्रीय ढंग से व्याख्या की। इस गौरव ग्रंथ में मीड साहब ने पूर्णतः समाज पर आधारित अनुभव, मानवीय समूह जीवन में भाषा, प्रतीक और संप्रेषण का महत्व भूमिका धारण की प्रक्रिया के माध्यम से उन तरीकों का जिनसे हमारे शब्द और मुख अभाव दूसरों में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है, स्व की परावर्ती और प्रतिवर्ती प्रकृति तथा क्रिया की मुक्ता जैसे विषयों का गूढ़ वर्णन विश्लेषण किया है। मीड साहब ने वेबर की क्रिया की धारणा तथा इसके समाज वैज्ञानिक बोध वस्टेहन को समझाने के लिए आवेगों, स्थितियों की परिभाषा और निष्पादन के रूपों के आधार पर निर्मित विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में अंतर को स्पष्ट किया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके मैं और मुझे के सिद्धांत ने बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया की एक नए ढंग से व्याख्या की है। माने समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके मैं और मुझे के सिद्धांत ने बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया की एक नए ढंग से व्याख्या की है। मीड एक दार्शनिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। एक दार्शनिक के रूप में वे स्व के उद्भव को समझने और समझाने में रुचि रखते थे। इसके लिए उन्होंने स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत की। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में वे पशु और मानवीय व्यवहार की निरंतरता और अनिरंतरता में रुचि रखते थे। उन्होंने मानवीय व्यवहार की बेजोड़ता और अनूठेपन के लिए उसकी अंतर्निहित सांकेतिक प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण बताया है। व्यक्ति के समाजीकरण में मीड साहब ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। स्व का ज्ञान उसे दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करने से ही होता है।
मीर साहब ने इन दूसरे व्यक्तियों को सामान्यीकृत अन्य कहा है। मीर साहब के अनुसार मैं एक ऐसे असामाजिकृत शिशु को इंगित करता है जो नैसर्गिक जरूरतों और इच्छाओं का एक पुंज होता है। मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को अभिव्यक्त करता है। इसके विपरीत मुझे सामाजिक स्वचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी से होती है। अर्थात दूसरे व्यक्ति उसे किन निगाहों से देखते हैं, उसी रूप में वह स्वयं को देखने लगता है। मीर साहब ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक स्व के लिए किया है। मीर साहब के स्व संबंधी विचार C.H. कुले से मिलते जुलते हैं, जो उनके एक सहकर्मी रहे हैं। कुले की भांति मीर भी यह जानने के इच्छुक थे कि स्व का निर्माण कैसे होता है, यह कैसे कार्य करता है तथा इसके निर्माण में दूसरे व्यक्तियों की क्या भूमिका है। जहां कुले साहब ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्व के आत्मदर्पण की अवधारणा का प्रयोग किया है, वहां मीर साहब ने इसके लिए मैं, मुझे और मानस की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। मीर साहब ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिस वैचारिक स्थिति का अनुसरण किया वह बहुधा वस्तुपरक सापेक्षवाद के नाम से जानी जाती है। बहुधा उन्होंने अपने लेखनों और व्याख्यानों में वस्तुपरक यथार्थ परिप्रेक्ष्य की बात कही है। यथार्थ की कई व्याख्याएं संभव है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या दृष्टिकोण अपनाता है। उदाहरणार्थ, इतिहास हमेशा एक व्यक्ति के वर्तमान से भिन्न बीते हुए कल का एक लेखा जोखा होता है। वस्तुपरक सापेक्षवाद के अतिरिक्त मीर साहब की कृतियों का दूसरा प्रमुख पक्ष समय की सामाजिक रचना का सिद्धांत रहा है। मीर साहब की अन्य दो पुस्तकें, पहला क्रिया का दर्शन और दूसरा फिलॉसफी ऑफ द एक्ट जो 1938 और वर्तमान का दर्शन फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट जो 1959 उनके वैचारिक परिप्रेक्ष्य पर दार्शनिक ढंग से प्रकाश डालती है। उनकी प्रमुख पुस्तकें में जो है, पहला हो गया माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो 1934 में आई। दूसरा हो गया द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट जो 1938 में आई। तीसरा हो गया द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट जो 1959 में आई। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड साहब का जो कृति है और उनका जीवन परिचय का यहाँ उल्लेख किया गया है और उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है उनका भी उल्लेख किया गया है। इनके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पुस्तकें का उल्लेख किया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र, जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र।